बच्चों ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11th फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक जो कि है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल को यहां पे हम अच्छे से समझेंगे और इसको प्रूव करेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं इसकी। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined flow remains constant along a streamline। क्या मतलब है, आपने पढ़ा है दो टाइप के फ्लोज के बारे में फ्लूइड्स के अंदर, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक है टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में जा रहा हो तो हर पॉइंट पे लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जो टोटल है ये कांस्टेंट है। मतलब अगर एक टाइप की एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी को घटना पड़ेगा ताकि सम जो है वो कांस्टेंट रहे। जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है मैकेनिक्स के अंदर, वही फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर उसको हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल बोल देते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक, तो फ्लूइड जो है हमारा इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, उसका इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अब हम इसको प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। यहां पे हमारे पास एक ऐसी ट्यूब हम ले लेते हैं जिसकी हाइट भी डिफरेंट है। जैसे जैसे लिक्विड इस ट्यूब में आगे बढ़ेगा उसकी हाइट भी चेंज होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है। यहां से ट्यूब मोटी है, यहां से पतली है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से क्या चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो सुन लो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है a1v1 इक्वल टू a2v2, यानी कि किसी भी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पे एरिया ज्यादा है और यहां लिक्विड की वेलोसिटी, यहां पे एरिया a1 है, लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, तो यहां एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहां पे एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक, इसे हम यूज करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल को बर्नौलीज थ्योरम भी कहा जाता है। तो यहां पर एक हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो में आइडियल लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। आइडियल लिक्विड मतलब जिसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऊपर लिखी हैं कि वो नॉन विस्कस होगा, इनकंप्रेसिबल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब यहां पे हम इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, जो दो एंड्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उनकी हम यहां से हाइट ले लेते हैं कुछ। ठीक है, इस वाले क्रॉस सेक्शन की यहां से हाइट ले लेते हैं हम h1 और इस वाले क्रॉस सेक्शन की यहां से हम हाइट ले लेते हैं h2। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इतनी ही है ट्यूब, इधर से लिक्विड आ रहा है और आगे जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इतना, जिसकी हाइट है h1। यहां पे हम छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं जिसकी हाइट हमने ली है h2। अब ये लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है। मान लो ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये a1 है, यहां पे लिक्विड के फ्लो की जो वेलोसिटी है वो v1 है, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये a2 है। यहां पे लिक्विड की इस जगह पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है, कहां पे लिखूं, जगह कम पड़ गई, एक मिनट, एरिया को इस तरफ लिख देते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है और यहां पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो v1 है। ठीक है, अब ये लिक्विड जो है वो ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है ना, ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब अगर ये ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा तो सोचो, थोड़ा सा टाइम लो डेल्टा टी, छोटा सा टाइम लो डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में ये हल्का सा आगे खिसक जाएगा, है ना, हल्का सा आगे खिसक जाएगा। यानी कि यहां पे जो लिक्विड है अभी वो यहां पहुंच जाएगा और यहां पे जो लिक्विड है थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, है ना, हल्का सा आगे खिसक जाएगा। ओके, सो जब ये लिक्विड यहां से यहां जाएगा, एक तो इसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा, पाइप का जो एरिया है वो घट रहा है और पाइप का एरिया अगर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि लिक्विड जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, दोनों एनर्जी इसकी बढ़ेंगी। ओके, तो देखें जरा कितनी कितनी बढ़ेंगी। इंक्रीज इन के काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा बच्चों,
जितना मास इसका यहां से इतना खिसका, उतना ही मास ऑब्वियसली आगे भी खिसका, बीच में कहीं मास गायब तो हो नहीं गया होगा, है ना। जितना मास इधर खिसका उतना ही इधर खिसका, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा है एरिया तो ये कम खिसकेगा और वो ज्यादा खिसकेगा, ताकि जितना मास इधर ऐसे शिफ्ट हुआ इसका उतना ही मास डेल्टा टी टाइम में इधर शिफ्ट हो। वो मास होगा कितना? मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पहले तो हम लिख लें, पहले तो आपको ये बात समझ में आई ना कि जितना मास ऐसे शिफ्ट होगा उतना ही मास इधर भी शिफ्ट होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना, और m कॉमन ले लिया। तो ये जो मास है ये होगा कितना? मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अब इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो A1 है और बिल्कुल हल्का सा खिसका है, बिल्कुल इतना सा। तो हम ये मान सकते हैं कि एरिया में कोई चेंज नहीं आया, यहां से लेकर यहां तक एरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही खिसका है। तो मास कितना हुआ? एरिया इंटू लेंथ होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी यहां पर है v1 और टाइम हमने लिया है डेल्टा टी। वेलोसिटी है यहां पे v1 और टाइम हमने लिया है डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारा एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, इसको कर दिया हमने रो से मल्टीप्लाई, तो ये हो गई डेंसिटी, राइट। और यही मास यहां पे कितना होगा? A2V2 डेल्टा टी इंटू रो। पर A2V2 और A1V1 तो बराबर है ना, A2V2 और A1V1 तो बराबर है। तो इसलिए वहां वाले मास को भी अगर हम लिख रहे हैं A2V2 रो डेल्टा टी, तो दोनों सेम ही है। तो A1 A2 लिखो चाहे A2V2 A1V1 लिखो चाहे A2V2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो इंक्रीज इन के यानी डेल्टा के क्या हो गया? डेल्टा के हो गया हाफ m इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर एंड डेल्टा पीई क्या होगा? mgh2 माइनस h1। डेल्टा पी होगा mgh2 माइनस h1 और m क्या? A1V1 डेल्टा टी रो, A1V1 डेल्टा टी रो h2 माइनस h1। तो ये है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जब ये लिक्विड यहां से यहां जाएगा, और ये है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब आप जानते हो कि टोटल जो एनर्जी का चेंज है वो वर्क डन के बराबर आता है। अब ये लिक्विड नीचे से ऊपर जा ही क्यों रहा है? क्योंकि इस वाले पार्ट के पीछे जो लिक्विड आ रहा है वो इसको धक्का मारेगा, तो वो इस पे वर्क करेगा। लेकिन ये लिक्विड ऐसे आगे बह रहा है और इसके आगे भी लिक्विड है, क्योंकि ट्यूब यहां खत्म थोड़ी होगी, ट्यूब तो आगे भी है, तो इसके आगे भी लिक्विड है। इसके आगे वाला लिक्विड इसको आगे लाने में हेल्प नहीं कर रहा, वो तो इसको रोकेगा एक तरीके से। तो पीछे वाला लिक्विड इस पे यहां से फोर्स लगा रहा है F1 इसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इधर जो लिक्विड है वो इस पे फोर्स लगा रहा है F2 इसे रोकने के लिए। तो इसका वर्क पॉजिटिव होगा, इसका वर्क नेगेटिव होगा। तो इसका वर्क होगा क्या? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स लगी F1 और यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? V1 इंटू डेल्टा टी। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और नेट वर्क डन, उधर इसका पॉजिटिव उधर वाले का नेगेटिव, F2 इंटू V2 डेल्टा टी। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो मान लो पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर है P1, तो P1A A1 इंटू V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी। एंड सिंस A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो अगर मैं इस A2 V2 की जगह भी A1 V1 डाल दूं तो W में मैंने एक तो A1 V1 कॉमन ले लिया, एक डेल्टा टी कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा P1 माइनस P2। सिंस वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। ये जो फ्लूइड की ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी है, वो कहां से आई उसके पास एनर्जी? ऑब्वियसली जो इस पे वर्क हुआ है उसकी वजह से बढ़ी है। तो ये जो हमारा वर्क डन है A1 V1 डेल्टा टी इंटू P1 माइनस P2, ये जो हमारा वर्क डन है, ये वर्क डन एक तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है जो कि आया था ये
टोटल एनर्जी का जो इंक्रीज है वो है के का इंक्रीज प्लस पीई का इंक्रीज, जो कि आया था एम जी H2 माइनस H1। अब बताओ क्या क्या कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, ये कॉमन आके कैंसिल हो गया। और जिन जिन की जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 है उनको एक तरफ लिख लो, जिनकी सबस्क्रिप्ट 2 है उन्हें एक तरफ लिख लो। जैसे ये P1 है तो P1 को मैंने यहां पे लिखा, यहां से मेरे पास आएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया हाफ रो V1 स्क्वायर, यहां पे मेरे पास आएगा रो जी H1 माइनस में, तो वो इधर आके हो गया रो जी H1। सिमिलरली इधर इस P2 को इधर ले जाओ तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब आप बताओ ये क्या है, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड किया तो यहां पे बचा प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गई डेंसिटी, तो ये हो गई हमारी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी mgh बाय वॉल्यूम रो जी एच, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द फर्स्ट क्रॉस सेक्शन इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द सेकंड क्रॉस सेक्शन। तो ये दोनों आ गई बराबर, और यही है बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाती है बर्नौलिस प्रिंसिपल की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी क्लास 11th की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।